नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, मैं एकदम अच्छा हूं। आप सभी बताएं, आप कैसे हैं? खुशबू कुमारी गुड इवनिंग, गार्गी नमस्ते, शालिनी गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग, वंदना कुमारी गुड इवनिंग, पूजा साहू विद्या, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। एजुकेशन एंड लीडरशिप के इस टॉपिक में आज हम एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताइए कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। आंसर सबकी ओर से आना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बहुत बढ़िया। हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। अगली बात आपके मेरे हमारे सामने आती है। यहां पर अंशी पांडे, प्रियंका, मोनिका कुहाड़, निराला, प्रियंका, निशा, सुबानी, बेटा जल्दी से आप लोग मुझे बताइए कि हमारा जो एनसीएफ है वो अभी तक कितनी बार पब्लिश हुआ है? 1, 2, 3 या फिर 4? सभी बताइएगा। जवाब सबकी ओर से आना चाहिए। हमारा जो एनसीएफ है वो अभी तक 1 बार पब्लिश हुआ है, 2 बार पब्लिश हुआ है, 3 बार पब्लिश हुआ है या फिर 4 बार? जिसने भी यहां पर कहा 3 बार, आपने एकदम गलत जवाब दिया है। हमारा एनसीएफ अभी तक 4 बार पब्लिश हुआ है। और सबसे पहले ये पब्लिश कब हुआ था? चलिए, और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो आप लोग सभी याद रखेंगे, सबसे पहले हमारा एनसीएफ पब्लिश जिस वर्ष में हुआ था, जो समय काल था, वो था 1975 का। उसके बाद 1988, फिर 2000 और फिर 2005 में। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे लेटेस्ट कौन सा है। आप याद रखेंगे सबसे लेटेस्ट हमारा 2005 है। अब कुछ साथियों के मन में एक बात आ सकती है, सर 2005 कैसे है, 2022 क्यों नहीं होना चाहिए? तो उस कहानी को भी समझो। बात है 2020 की। 2020 में एक एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आती है। ये कहती है कि अब हमें 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षित करना होगा। और इसमें जो फाउंडेशन लेवल होगा, इस फाउंडेशन लेवल के लिए अभी एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ 2022 बनाया गया है। लेकिन जो हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वो जिस एनसीएफ के तहत चलती है, वो हमारा नया एनसीएफ 2025 तक बनके तैयार होना चाहिए। इसके बाद हमारे एनसीएफ, मेरे प्यारे साथियों, 2025 को लेकर के एनईपी 2020 के अंदर बात कही गई है। अब देखते हैं कि 2005 के बाद में हमारा अगला एनसीएफ, हमारी पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था विद्यालय में चलती है, उसे लेकर के कब आएगा। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। साथियों, हमारा एनसीएफ 4 बार आया है, तो इसे चारों बार पब्लिश करने का काम किसने किया है? साथियों, इसे हर बार पब्लिश करने का काम एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है। और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आपके पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती है। वहां से सिलेबस तैयार किया गया है आपके, है ना, केवीएस का। तो आप एक गलती करके आएंगे। वहां पर आप लोग गलती क्या करेंगे
कि जो आपको शैक्षिक दिया गया है उसे वो शिक्षा देगा। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ये शैक्षिक होता है वो आपको शिक्षा लिखकर देगा। ये एजुकेशनल होता है वो आपको एजुकेशन लिखकर देगा और आप बड़ी खुशी-खुशी के साथ में आकर कहेंगे, अजय सर हमने तो कर दिया पेपर, और मैं पूछूंगा सही किया कि गलत किया? सर सही किया। लेकिन जब आंसर की आप लोग अपनी देखेंगे और फिर कहेंगे सर जल्दबाजी में गलत करके आए थे। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 1961 में हुई थी। हमारी जो एनसीईआरटी है इसके अंदर आप लोग याद रखेंगे एनआईई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होता है और इसके जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहां पर इसके आरआईई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रहते हैं। एनसीईआरटी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में रीजनल सेंटर भी हैं। आप लोग एनसीईआरटी के द्वारा जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं उन्हें भी कर सकते हैं। यहाँ से आप बीएड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग रिसर्च स्कॉलर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी कर सकते हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने एनसीईआरटी से कोई कोर्स किया हो, कोई भी पढ़ाई की हो? बताएंगे एक बार, जल्दी से बताएं। कमेंट सभी कीजिएगा। क्या आप में से है कोई ऐसा? एनीवन इज हियर? चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तब हमारे सामने बात आती है कि एनसीएफ 2005 बना कैसे। आज 2023 है। आज हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? एससीईआरटी स्टेट लेवल की होती है, एनसीईआरटी नेशनल लेवल पे होती है। सिंपल। चलिए, पूरे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये है, ऐसे ही एनसीईआरटी और स्टेट एससीईआरटी। साथियों, आज हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? आज हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान से पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले कौन थे? प्रकाश जावड़ेकर। उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले कौन थे? अब आप लोग कहेंगे सर उनसे पहले का तो नहीं पता है ना। स्मृति ईरानी। उनसे पहले कौन? बस सर बहुत हो गया, पता नहीं है। सुनिए, बात है 2004 की। और साथियों 2004 में भी कोई ना कोई शिक्षा मंत्री तो रहे होंगे। और उस वक्त जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह जो हैं वो कहते हैं कि अब हमें एक नया एनसीएफ चाहिए जो हमारी आज वर्तमान समय की और भविष्य की जरूरतों के आधार पे बनाया जाए। और 2004 में जब अर्जुन सिंह ये बात कहते हैं तो उसके बाद में एनसीईआरटी एक नया एनसीएफ बनाने पर काम करती है। 2004 में काम शुरू हो गया था, याद रखिएगा। अब एनसीईआरटी क्या करती है कि एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी को जब वो बनाती है, एनसीईआरटी ने क्या किया? एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए पूछा जा सकता है। आपके सामने नाम भी लिखा है और फोटो भी लिखा है, दिखा दिया। बेटा प्रोफेसर यशपाल इनका नाम होता है, याद रखिएगा। इनका नाम क्या होता है? प्रोफेसर यशपाल। अब प्रोफेसर यशपाल भी अपनी एक पूरी की पूरी टीम गठित करते हैं और वो टीम पूरे देश में घूम फिर के बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप अलग अलग जगहों पर आयोजित करके इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को तैयार कर देती है। हमारे देश के अंदर हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, ये प्रोफेसर यशपाल जी का, मेरे प्यारे साथियों, प्रयास रहा। उन्होंने देश के अंदर हर तरीके से हर एक व्यक्ति की क्या कुछ राय शिक्षा संबंधी हैं और फ्यूचर में किस प्रकार से हमारे देश के लोग कैसे शिक्षा की ओर देख रहे हैं, कैसे देश की ओर देख रहे हैं, हर किसी के राय उन्होंने अलग अलग माध्यमों से जानने का प्रयास किया। तो उसके बाद में कहीं जाकर के हमारा ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है और इस फ्रेमवर्क को तैयार करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने जो निकल के आएगी वो ये
कि हमारे देश में ये लागू कब से हुआ और किसने इसे हमारे देश के अंदर पारित करके लागू करने का काम किया था, तब आप याद रखेंगे कि 7 सितंबर 2005 को इसको लागू किया गया था केब के द्वारा, CABE, CABE, केब। केब की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। साथियों आगे बढ़ेंगे और आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे एक व्यक्ति, कौन है ये, पहचाना? जो ये व्यक्ति आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आए हैं, ये कौन है? क्या आप लोग इन्हें पहचान पाए हैं कि हाँ सर हमने इन्हें पहचान लिया है? बड़ा आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा चीजों को पढ़ने में। देखो यहाँ पर जो ये आपको नजर आए हैं, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर साहब आप लोग फोटो के माध्यम से भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि बच्चों के साथ में मस्त हो रखे हैं, है ना? प्रकृतिवादी व्यक्ति हैं, इस बात को भी भूलना मत। कौन से व्यक्ति हैं? प्रकृतिवादी। नेचुरलिज्म को फॉलो करने की ये बात कहते हैं। और इनका ये कहना है कि देखो जब बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय पर उस बच्चे में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारी योग्यताएं, प्रतिभाएं होती हैं। लेकिन हम सभी ना उस बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। अब आप एक चीज देखना, कोई भी छोटा बच्चा जब घर पे होगा, तो हमारी आदत क्या रहती है? हम अपने अनुसार उस बच्चे को सिखाने लगते हैं। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि देखो, उस बच्चे की प्रोग्रेस उसके नेचर के हिसाब से उसको करने दीजिए। ये कहते हैं कि देखो जो बच्चा है ना, वो क्रिएटिव होता है। उसके अंदर नए तरीकों से सोचने समझने की योग्यताएं होती हैं। इनका कहना है इस दुनिया को आपने अपनी नजर से देखा है, और जरूरी नहीं है कि जिस नजर से आपने दुनिया को देखा है वही सही है, वही अंत है। आज जिस बच्चे को आप अपने अनुसार सिखा रहे हैं, क्या पता वो बच्चा जब आपकी उम्र में आएगा तो आपसे भी कहीं बेहतर हो, अगर वो अपने तरीके से आगे बढ़े तो। लेकिन नहीं, हमारी आदत क्या है कि हम बच्चे को समझते हैं ना समझ। और सही मायनों में अगर हम लोग देखें तो बच्चा बहुत समझदार होता है, ना समझ तो हम लोग होते हैं। समझे मेरी बात को? तो हमें बच्चे को जैसे जिस ढंग से वो कार्य करना चाहता है, जैसे वो उसकी अपनी गतिविधियां हैं, उसी तरीके से उसे आगे बढ़ने के मौके देने चाहिए। और दो बातों पर उन्होंने बेटा जो फोकस किया है, वो दो बात ये है। एक तो इन्होंने फोकस किया है क्रिएटिविटी पर, आप याद रखेंगे। और सेकंड इन्होंने जॉयफुल लर्निंग की बात कही है। ये दोनों टर्म आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। क्रिएटिविटी एंड जॉयफुल लर्निंग, बच्चे को अपने नए ढंग से सीखने के मौके दीजिए, ठीक है। और जॉयफुल लर्निंग, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 की जो शुरुआत है वो किन की पंक्तियों से होती है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जो ऐसे की पंक्तियां हैं, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, हिंदी में हम इसे कहते हैं सभ्यता और प्रगति, यहां से शुरुआत होती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। आगे हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर आपको देखिए आपका बचपन याद आ रहा होगा। आपका बचपन आपके सामने है। कुछ याद आया? चप्पल काट दी जाती थी और उस चप्पल को काट करके टायर बनाए जाते थे। ये टायर बनते कैसे थे? सबसे पहले हम लोग एक चप्पल लेते, फिर हम लोग चाकू लेते, नाइफ, फिर मोमबत्ती जलाते, चाकू को गरम करते उस मोमबत्ती के ऊपर, फिर इन चप्पल को काटते, फिर ये पहिए बनाते, है ना? और फिर ये एक गाड़ी। साथियों, मेरे प्यारे साथियों, उस वक़्त आपको, मुझे, हम सभी को कोई महँगी-महँगी जो कार होती हैं उनमें बिठा दिया करता था, तब भी वो खुशी नहीं मिलती थी। जो खुशी उस वक़्त इस अपनी टूटी हुई चप्पल के द्वारा बनाई गई, है ना? टायर और उनसे बनी गाड़ी को चलाने में आता था, है ना? जब ये गाड़ी बनती थी, इस गाड़ी के पीछे भी ये हैंडल लगाते थे, है ना? स्टीयरिंग बनाते थे उसका, उसको लेकर चलते थे गली के अंदर। ये भी कोई एक समय था, कोई एक काल था ये ज़िंदगी का, बहुत गज़ब का समय रहा है।
तो क्या जब हम लोग इस तरीके से कुछ कर रहे होते थे, तो क्या बच्चा क्रिएटिव नहीं होता है? जी, बिल्कुल होता है। तो आप में हम सभी जब कुछ भी नया कर रहे होते हैं, कोई भी बच्चा आज जब कुछ नया कर रहा होता है ना, तो हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो बड़ा कैलकुलेटिव माइंड है। हमारी आदत क्या है कि हम ये देखने लगते हैं कि इससे मेरा नुकसान कितना हुआ है, मॉनेटरी वाइज, कि हम चप्पल लेकर के आए थे, ठीक है, 200 रुपए की, और इसने तो ये मेरी चप्पल काट करके सत्यानाश कर दिया। जिस बच्चे के ऊपर उसकी शादी में 20 लाख रुपया लगाने जा रहे हो, उसके सीखते वक्त 200 रुपए की चप्पल नुकसान हो गया है। ये हमारा माइंड है। अगर हम आप लोग इतना समझ लें कि बच्चे पर इन्वेस्टमेंट उसकी लर्निंग पर करनी है, उसकी स्किल्स को डेवलप करने पे करनी है, तो शादियों में 20-20 लाख रुपए लगा करके शादी करने की जरूरत नहीं होगी। जब शादी की उम्र आएगी तो उससे पहले वो खुद कमा लेगा, समझे? और उसको कहिए कि बेटा खुद कमाओ और अपने पैसे से शादी करो, जैसे करना चाहते हो। लेकिन हमारी आदत क्या है? जब जहां पर पैसा लगाना है वहां लगाएंगे नहीं, और पैसा वहां लगाएंगे जहां लगाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बात और आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और उम्मीद है कि आप सभी जवाब देंगे। देखिए कि एक छोटा बच्चा है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको दीवार पे कुछ-कुछ लिखने और बनाने का बड़ा शौक होता है। मान लीजिए मैं वो छोटा बच्चा हूँ और ये दीवार है मेरे सामने, और मैंने एक पेन, पेंसिल, चॉक, पत्थर कुछ उठाया है और उस दीवार के ऊपर अब मैं कुछ बना रहा हूँ। ज़ी पी 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 मी पी 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 ज़ी ओ। कभी आप लोगों ने बच्चों को दीवार पे इस तरीके से करते हुए देखा है? कि मतलब दीवार है, उस दीवार के ऊपर वो इस तरीके से करते हुए चल रहे हैं, और हमारे घर वाले क्या करते हैं? आएंगे भागकर, मारे थप्पड़, बदतमीज, है ना? ऐसे करते हैं। सारी दीवार का सत्यानाश कर दिया, और फिर उस बच्चे की मम्मी को डांट लगाएंगे, यहां बैठी बैठी इसको देख रही है, इस दीवार को नहीं बचा सकती है ना? ऐसे बोलेंगे। और मम्मी को बेचारी को गुस्सा आएगा और वो जाके बच्चे के पास में और दो रखेगी खींच के उसको, है? आज के बाद दीवार के पास मत जाना, खराब कर दी दीवार, सत्यानाश कर दिया इस घर का। अब मूर्ख हम लोग हैं, मूर्ख कोई और नहीं है, मूर्ख हम हैं। कभी भी उस बच्चे से जाकर के ये पूछा है कि आपने जो ये किया है, ये बेटा क्यों किया है? इसका रीज़न क्या है? किस लिए आप ऐसा कर रहे हैं? कोई नहीं पूछता है। अगर आप बच्चे के पास जाएँगे और प्यार से उससे ये पूछेंगे, "अच्छा, वाह मेरे बेटे, वाह मेरी बेटी, क्या ज़बरदस्त तुमने बनाया है, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुमने यहाँ पर जो ये बनाया, ये क्या सोच रहे थे जब बनाया था? बता दो।" अब वो बच्चा आपको बताएगा। बच्चे के साथ बच्चे बनकर के पूछोगे और प्यार से पूछोगे तो बताएगा, ठीक है? वो भी ये बताएगा कि जब मैं अपने पापा के साथ कहीं पर जाता हूँ, गाड़ी में बैठकर, बाइक में बैठ कर के, तो इस तरीके से मेरे पापा बाइक और गाड़ी को चलाते हुए चलते थे, तो मैं भी वैसे ही, है ना, गाड़ी चला रहा था इस दीवार के ऊपर। जो बच्चा वो आवाज निकाल रहा था ना, वो आवाज निकाल रहा था गाड़ी और बाइक चलाने की। समझे आप लोग? बच्चे की क्रिएटिविटी पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, हम देंगे ही नहीं। या आप कभी भी बच्चे को देखिएगा, बच्चा पेन पेंसिल कुछ भी उठाता है, तो वो दीवार के ऊपर कई बार ऐसे कुछ भी बना रहा होता है, कुछ भी बना रहा होता है।
बच्चा कुछ भी बना रहा होता है ना? अब हम लोग बच्चे को पीट देंगे। उस बच्चे से ये नहीं पूछेंगे, बेटा आपने ये क्या बनाया है बता दो? ऐसे हम लोग कहाँ पूछते हैं? कोई भी नहीं पूछेगा उस बच्चे से, हम तो थप्पड़ लगा देंगे। अब हमें दिखता है कि हमारे घर की दीवार का जो पेंट है, वो पेंट खराब हो गया है। वो पेंट दोबारा करवाया जा सकता है। उस पेंट में आपका 50-60 हजार रुपए, लाख, 1.5 लाख रुपए का खर्चा दोबारा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके डांटने से उस बच्चे के ऊपर प्रभाव ऐसा हुआ कि उसकी क्रिएटिविटी इफेक्ट हुई, वो बच्चा स्ट्रेस में आ गया, वो बच्चा डिमोटिवेट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो वो बच्चा जो कल को पता नहीं कितना जबरदस्त क्रिएटिव पर्सन बनने वाला था, जो पता नहीं कितने ही करोड़ों रुपए कमा के देने वाला था, क्या पता वो अगला एलोन मस्क होने जा रहा था, जो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया को देता। क्या पता वो अगला फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग बनने जा रहा था, जो ना जाने कितना ही अरबों खरबों कितना रुपया पैसा कमा करके आपको दे देता। लेकिन आपको तो अपना 1-1.5 लाख रुपए उस वक्त का जो पेंट है वो नजर आता है, उस बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं आप लोग। तो हमारा एनसीएफ ये कहता है कि देखिए, अगर हम लोग वाकई में शिक्षित हैं और वाकई में हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, तो हमें उनको उनके ढंग से सीखने के मौके देने हैं, दैट्स इट। और जो रूढ़िवादी चीजें हैं उनको खत्म कर देना है, बच्चे के अनुसार शिक्षा देनी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ये है पूरा का पूरा सार। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। आई होप आप लोगों को जिस ढंग से, जिस तरीके से यहां पर मैं कंसेप्ट को समझाता हूं, तो आप लोगों को पढ़कर वाकई में अच्छा लगता होगा, और ऐसा लगता होगा कि अगर ऐसे ही पढ़ाया जाता रहे तो पेपर तो पास किए जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता होगा आप लोगों का भी। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, एजुकेशन साइकोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी टॉपिक होते हैं, बेटा वो टॉपिक कभी भी बहुत सारे नोट्स बनाने वाले नहीं होते हैं। वो सारे के सारे टॉपिक्स होते हैं कि उनको समझो आप लोग एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है? बाकी जो चीजें रटने वाली हो तो रटी जाती हैं, किसने कब किस तरीके से कौन सी बात कह दी है, किसके अंदर कौन सी बात किस तरीके से कैसे दी गई है, रटने वाली चीजें तो बेटा रटी ही जाएंगी। चलो, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत कितने हैं? हाँ बिल्कुल निधि चहल, इंटरव्यू में आप ये करके दिखा सकते हो, और अगर आपने करके दिखा दिया, सिलेक्ट हो। तो 5 मूल सिद्धांत जो बताए गए हैं उन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है फियर्ड, FEARD। तो फियर्ड को आप लोग इस तरीके से याद रखेंगे बेटा, एफ से हमारा आता है फ्लैक्सिबिलिटी। एक बार लिख लीजिए, पूरे के पूरे एनसीएफ का सार आपके सामने रख रहा हूं। एक्सटर्नल वर्ल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, रिमूव रोट लर्निंग, डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है? चलिए साथियों, सबसे पहले बात आती है फ्लैक्सिबिलिटी की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लचीलापन। तो लचीला किसको होना है, किसको लचीला हम लोगों को बनाना होगा? तो हम याद रखेंगे कि जो टी से टीचर है उसको भी फ्लेक्सिबल होना है, सी से करिकुलम है वो भी फ्लेक्सिबल हम लोग रखेंगे, और ई से इवैल्यूएशन है उसको भी हम लोगों को लचीला बनाना होगा। टी से टीचर, टीचर कभी भी अपने लेवल से बच्चों को टीच ना करे, अपने आप को बच्चे के लेवल पर लेकर के जाए, उस बच्चे को समझे, और फिर धीरे धीरे
उस बच्चे के लेवल को अप करने का काम करे। ऑल राइट, करिकुलम है, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस है हमारी, उनको हमें फ्लेक्सिबल रखना होगा। आप लोग देखते होंगे कि हमारा सीसीई आया 2009 में, फ्लेक्सिबल इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें सीखने पर, सिखाने पर जोर दिया गया था। अचीवमेंट हमारे लिए उसमें सेकेंडरी थी, बच्चों के अंदर सुधार करना, बेहतर बनाना हमारे लिए उसमें प्राइमरी था। एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य दुनिया, आप बहुत बार प्रश्न देखे होंगे, है ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड, कि टीचर देखो किताबों में जो कुछ लिखा है और जो उसके कक्ष के अंदर गतिविधियां हो रही हैं, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रखे उसको, बल्कि जो वास्तविक दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, उसके साथ में जोड़ के, कनेक्ट करके उसको पढ़ाए। आज मैं, आप, हम सभी साथी इस क्लास में कुछ भी जान रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ग्राउंड रियलिटी से बहुत अलग है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और एजुकेशन साइकोलॉजी और इसके अलावे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाते हुए अगर टीचर आपकी जो जिंदगी है उसके साथ रिलेट कर सकता है, तो वो टॉपिक आपको 100% समझ में आएगा। और अगर वो टॉपिक को वास्तविक जीवन से रिलेट कर ही नहीं पा रहा, तो आप कितने भी प्रयास कर लेना, कितने भी प्रयास आप लोग कर लेना, बच्चे को आप परमानेंट लर्निंग नहीं करवा पाएंगे। फियर्ड क्या है? प्रियंका बेटा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। यहां पर कहां सो रही थी? अभी मैंने आपको कहा था कि एनसीएफ 2005 के 5 बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनको हमने फियर्ड के नाम से याद रखा है। बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। ऑल राइट, चलिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास करना है, सभी क्षेत्रों का, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, सभी क्षेत्रों का हमें बच्चों का विकास करना ही करना होगा। लेकिन हमारी आदत क्या रहती है कि हम 360 डिग्री होलिस्टिकली बच्चों को डेवलप थोड़ी ना करते हैं। हमें तो सिर्फ नंबर से मतलब होता है, सिर्फ स्कोलास्टिक एरिया से मतलब होता है, और हमें स्कोलास्टिक के साथ साथ को स्कोलास्टिक पर भी ध्यान देना है। रिमूव रोट लर्निंग, रटंत प्रणाली को खत्म करना है। अब एक बार क्या हुआ, एक बार मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, तो बच्चों ने नोट्स बनाते वक्त, कुछ बच्चे होते हैं, तो एक बच्चे ने रिमूव नहीं लिखा, उसने सीधा लिख लिया रोट लर्निंग, और फिर बाद में ये कहा कि अजय सर ने कहा था कि रोट लर्निंग होनी चाहिए। तो ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं। बच्चे पहले ठीक लिखेंगे नहीं, जब रिवीजन का टाइम आएगा तो उनको लिखा दिखेगा रोट लर्निंग, फिर सोचेंगे सर ने तो यही पढ़ाया था हमें, है ना। तो हर एक बात को सुना भी करो ध्यान से, और जो सामने लिखा है उसको देखा करो भी ध्यान से। तो रटंत प्रणाली को तो खत्म कर देना है, रट्टा मारना तो हटा देना, भूल जाओ उसको। तो इसकी जगह पर कौन सी लर्निंग करनी है? इसकी जगह पर मीनिंगफुल लर्निंग करनी है। और मीनिंगफुल लर्निंग कब हो पाएगी? जब हम लोग बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से उसे समझा पाएंगे। और समझाने के लिए आपकी टीचिंग टेक्निक बेहतर होनी चाहिए। डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों को बच्चे के अंदर बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे अब जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कैसी बातें होती हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर कैसी और कौन सी बातें होती हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि सर कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर तो ये सब बातें होती हैं। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्माणवाद। आपका केवीएस का सिलेबस आपने देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि बच्चे की लर्निंग को लेकर के आप लोगों को कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म भी दिया गया है।
और आपके पेपर में भी आपसे ये पूछेगा कि जो एनसीएफ 2005 है उसका आधार क्या है। और बेटा एनसीएफ 2005 का आधार कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये कहता है कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्निंग करता है। बालक जो है वो स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चा जो होता है वो स्वयं अपनी प्रोसेस के तहत आगे बढ़ता है। क्लियर है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें बच्चे की करवानी होगी। तो बच्चे को हम लोग प्रॉब्लम सोल्वर के तौर पर यहां पर देखते हैं। हमें बच्चों की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी होती है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों को देनी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल जिसमें बच्चा खुद से करके सीख रहा हो। एक्सपीरियंस बच्चे को होना चाहिए, ना कि टीचर को। आप सभी से एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जो टीचर है उसे हम किस तौर पे देखते हैं। आप हमेशा याद रखेंगे टीचर एज अ फैसिलिटेटर, हिंदी में हम उसे सुविधा दाता कहते हैं। अब जो टीचर ये फैसिलिटी देने का काम करेंगे, ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्टिविज्म इज नॉट पार्ट ऑफ एनसीएफ। दिव्या त्रिपाठी, इट्स अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, वी कैन से दैट। कंस्ट्रक्टिविज्म एक विचारधारा है दिव्या, और उस विचारधारा के आधार पर हम एनसीएफ 2005 को बनाए थे। टीचर एज अ फैसिलिटेटर। तो अब क्लास में कोई भी बच्चा कह देगा, अब मान लो मेरी क्लास के अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है, इसने कहा कि अजय सर आज मुझे आप कोल्ड ड्रिंक पिला दो, और मैंने कहा मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाऊंगा, तो ये मुझसे नाराज हो गया। तो क्या इसको ये सर्विस देने की भी मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी कतई नहीं है। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो अपने कक्ष में मौजूद जितने भी उसके छात्र हैं, छात्राएं हैं, सभी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब कुछ देने का काम करे। आप सबने सही पहचाना, ये मैं ही हूं, और ये उस वक्त की मेरी प्राइमरी क्लास थी। ठीक है, आज तो ये बच्चे काफी बड़े हो चुके होंगे, कई साल पहले का ये फोटो है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये देखो कैसा नाराज सा नजर आ रहा है ना। ये चाहता है, देखो उसके पीछे, कि मेरा भी फोटो खींचे, साइड में निकल के आ रहा है? बहुत सारे बच्चे। चलिए प्यारे प्यारे से, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम लोग आएंगे तब हमें ध्यान देना होगा लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी, यहां से आपके पेपर में प्रश्न आएगा ही आएगा। लाइब्रेरी से किस तरीके के प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, आइए सुनिए। बोल दूं याद रखेंगे? चलो बना ही देता हूं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। पूछा जाएगा पहली बात, क्या लाइब्रेरी होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। निधि चहल कह रही हैं आप तो गणे छोटे थे सर जब टीचर बने। निधि, मैं 20 साल का होया था ना जब टीचर बन गया था। 28 फरवरी न मेरा जन्मदिन हो है, और अप्रैल में मैं टीचर बन गया था, पढ़ाने लग गया था। चलो, जायद कह रहे हैं कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते हैं। जायद बेटा, ऐसा हो सकता है कि कमेंट कभी कभी किसी साथी का ना देख पाए। हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी की, आपस में है, सभी इंपॉर्टेंट हैं आप हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे। जो लाइब्रेरी है सबसे पहले पूछा जाएगा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए। और जो लाइब्रेरी है वो हमेशा ओपन होगी, ऑलवेज ओपन, पहली बात।
दूसरी बात, वहां पर बच्चे जो रीडिंग करेंगे वो साइलेंटली उनको करनी होगी। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि वहां पर जो किताबें, जो बुक्स रखी होंगी, उन बुक्स को, उन किताबों को बच्चे खुद से अपने आप से जिस किताब को लेना चाहे अपनी मर्जी से ले सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार बच्चों को बुक देंगे। नेहा शर्मा, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज होता है। समर वेकेशन क्या विंटर वेकेशन में भी खुली रहेगी, हमेशा खुली रहेगी। यहां पर गोविंद सिंह कह रहे हैं सर कोई शॉर्ट मेथड बताएं जिससे आसान रहे। बेटा, शॉर्ट से शॉर्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं। किताबें बच्चे अपनी मन मर्जी से ले सकें, अपनी मर्जी से उनको लेने दीजिए। साइलेंट रीडिंग क्यों करेगा बच्चा सर? वो तो बोल बोल कर पढ़ता है, हमें उसको समझाना होगा ना कि लाइब्रेरी में बेटा रीड करने के, बैठ करके पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। और एवरी वीक माने हर एक सप्ताह में एक पीरियड तो बच्चों का होगा। रीड करने का होगा ही होगा। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, ठीक है? मुझे ये बताना कि जो लाइब्रेरी होती है और जो रीडिंग रूम होता है, ये दोनों सेम है या फिर अलग है? ये होमवर्क दे रहा हूं, घर से पता करना और अगली क्लास में पूछूंगा कि लाइब्रेरी और रीडिंग सेम होता है, रीडिंग रूम सेम होता है या अलग होता है। चलिए, लाइब्रेरी को लेकर आप लोगों से बात हो गई। अब मुझे ये बताइए कि क्वांटिटी, क्वालिटी और इक्वलिटी, इन तीनों का होना जरूरी होता है या किसी एक का होना जरूरी होता है? बेटा, क्वालिटी को हम लोग हिंदी के अंदर मात्रात्मक कहते हैं, क्वालिटी को हम हिंदी में गुणात्मक कहते हैं, और इक्वलिटी को हम हिंदी में समानता कहते हैं। आप लोगों को जो चीज पढ़ाई जा रही है, कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, मान लेते हैं, अगर सिर्फ क्वांटिटी दे दी जाए, जी हमने तो आपको बहुत सारा पढ़ा दिया है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, रटना आपको पड़ रहा है, समझ में तो आया ही नहीं कुछ भी, तो क्या उसके फायदे हैं? नहीं, फायदे नहीं है। जी हम तो क्वालिटी देते हैं, लेकिन क्वालिटी उतनी दी जितने की जरूरत थी, उससे बहुत कम ही आपने बच्चों को दिया, उसके भी फायदे नहीं है। दोनों जरूरी हैं, मात्रात्मकता भी और गुणात्मकता भी। और उसके साथ साथ में हम लोग याद रखेंगे कि जो इक्वलिटी होती है, जो समानता होती है, उसका हमें खास ध्यान रखना है। इक्वलिटी आप लोगों ने देखा है हमारे समाज के अंदर नहीं है। लड़कियों के लिए अलग नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं, लड़कों के लिए अलग नियम कायदे कानून बना दिए जाते हैं। तो हमारा एनसीएफ कहता है कि हमें जेंडर इक्वलिटी को, है ना, लेकर के चलना है। और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो रूढ़िबद्ध तरीके हैं, उनको मेरे प्यारे साथियों बदलना है। आप लोग इस तरीके की प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं कि जो लड़के हैं उनको लड़कियों वाली जिम्मेदारी दे दी जाए, और जो लड़कियां हैं उनको लड़कों वाली जिम्मेदारी दे दी जाए। जैसे कि घर के अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो बहन है, माँ है, वो झाड़ू पोछा करते हैं। तो हम लोग ये कहें कि जो बहन है वो झाड़ू पोछा नहीं करेगी, माँ झाड़ू पोछा नहीं करेगी, जो हम लड़के हैं वो झाड़ू पोछा करेंगे, बर्तन साफ करेंगे, पिता जो है वो खाना पकाएगा। हम्म? जायद बेटा आपको बताया था, पाठ्यचर्या जो शब्द है वो करिकुलम के लिए इस्तेमाल होता है, पाठ्यक्रम सिलेबस के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। चलो, और जो लड़कियां हैं वो बाकी घर से बाहर जा करके वो सब कार्य करें।
आज आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं और हमेशा याद रखिएगा। मान लेते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो हस्बैंड भी जॉब करता है और वो जो वाइफ है वो भी जॉब करती है। जो वो लड़का हस्बैंड जब अपने घर पे आएगा ना, तो वो आकर के आराम की ओर पहले दौड़ेगा, खाने-पीने की ओर पहले दौड़ेगा और जो वो पत्नी है, जो वो लड़की है, वो घर आकर के अपने घर के अंदर जो बिखरे हुए काम होंगी ना, उनको समेटने की ओर दौड़ेगी। लड़कियां कहीं ज्यादा काम करती हैं लड़कों से। बस एक ही वजह रही, जो लड़कियां पीछे रह गई, मेरा ऐसा मानना है। अदरवाइज उनमें कमी किसी चीज की नहीं है कि जो हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा ना, उसने औरत को हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होने दिया। आर्थिक तौर पर पुरुषों ने क्या किया कि औरतों को डिपेंड बना दिया अपने ऊपर। और याद रखना मेरी एक बात, जिस दिन लड़की आर्थिक तौर पर मजबूत होती चली जाएगी ना, सही मायनों में इस सोसाइटी का विकास उस दिन होना है। ना जाने हमारे देश के अंदर कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं, इस देश के अंदर कितनी ऐसी लड़कियां हैं कि आज वो दुख और पीड़ा में अपना जीवन बिता रही हैं, एक ऐसे घटिया और बकवास इंसान और परिवार के साथ, जिसको वो डिजर्व नहीं करती हैं, लेकिन वहां पर वो अपने बच्चों का पालन पोषण सही से कराने के लिए बेचारी पूरे जीवन उस पीड़ा और दुख को सहती हैं। अरे हजारों लाखों लड़कियां हैं ऐसी आज। क्यों? पहले तो माता पिता ने अपनी बेटी को आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होने दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, जॉब उसकी लगवाई नहीं, और उसके बाद में वो अगला परिवार ऐसा मिल गया कि उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं दिया और बेचारी फंस जाती हैं। ये हकीकत है इस समाज में। देख लेना अपने चारों नजर दौड़ा करके। तो हम लोगों को हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि क्वांटिटी, क्वालिटी, इक्विलिटी, तीनों को बढ़ावा देना है। तीनों चीजें हम लोगों को ना बेहतर तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बना करके रखनी है। और सभी लड़कियों को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आज जिनकी शादी नहीं हुई है, आर्थिक तौर पर मजबूत बनना, चाहे शादी से पहले बनना या बाद में बनना, और जिस दिन आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएंगी ना, पता है, जो ये शोषण होता है तुम्हारा शादी के बाद, वो होगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो बेटा मेजर शिफ्ट हैं वो ये सब हैं। पहले इस तरीके से होती थी चीजें, और एनसीएफ 2005 आया तो उसने ये कहा कि अब हमें इस तरीके से चीजें करनी होंगी। ठीक है? जैसे पहले चीजें बेटा टीचर सेंट्रिक होती थी, तो टीचर सेंट्रिक से उन्हें हटा करके लर्नर सेंट्रिक बना दिया जाएगा। पहले चीजें स्टेबल, रिजिड, कठोर होती थी, उनको फ्लेक्सिबल बना दिया जाएगा। पहले जो चीजें होती थी, जो डिसीजन होते थे, टीचर लेते थे। लर्नर ऑटोनॉमी, बच्चे को अपने अनुसार सीखने के मौके दिए जाएंगे। तो बेटा पहले जो सब चीजें इस तरीके से हो रही थी, उन्हें बदल करके जब इस तरीके से बनाया गया, तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर होती गई, और बच्चे को सही तरीके से हम उसके ढंग से सिखा सकें। इसलिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर परिवर्तन किए गए। आगे बढ़ेंगे, चलिए। महत्वपूर्ण बदलाव हिंदी के अंदर भी आपके सामने है, पहले ऐसे और बाद में ऐसे। ये आप लोग डाउनलोड करोगे, है ना, इस क्लास की पीडीएफ तो आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा। कुछ कंसेप्ट आप लोगों के अब मैं यहां पर
20 प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जवाब दें। बच्चे को हम लोग मानते हैं कंस्ट्रक्टर और उसको जो सर्विसेज देता है वो होता है टीचर। तो टीचर को हम मानेंगे जो बच्चे के साथ रह करके को कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके बाद हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की कि एनसीएफ 2005 द्वारा किस प्रकार की शिक्षा को समर्थित किया गया है। बताइएगा बेटा। एनसीएफ कुछ चीजें मैंने पढ़ाई नहीं है, उनको क्वेश्चंस के माध्यम से करवा रहा हूं। कभी कहो कि सर ये तो छोड़ दिया, 20 क्वेश्चन बनाकर लाया हूं डायरेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन, इसने कहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन 2005 में आई नहीं थी, ये आई थी 2009 में जाकर के। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस विषय निम्नलिखित में से किस कक्षा में शामिल होना चाहिए। आप सबको याद रखना है कि जब बात ईवीएस की आती है तो बेटा ईवीएस हम लोगों को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में पढ़ाना है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में हम ईवीएस को इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे। किसके साथ? लैंग्वेज और मैथ्स के साथ में। बहुत शानदार। अगला प्रश्न हमारा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। शिक्षक एक तानाशाह के तौर पे काम करेगा? नहीं, अरे हिटलर थोड़े बनना है? बगदादी थोड़े बनना है साथियों। टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा आता है एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? रटवाना तो खत्म कर देना है, लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चा खुद से करके सीख रहा हो। चलिए तो किसने बनाया एनसीएफ को? क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया है, जिसने बनाया है वो होती है हमारी एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बेटा एनसीएफ 2005 के अनुसार भारतीय समाज के बहुभाषी, ये आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बना है आज से पहले और आगे भी बन सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो मल्टीलिंगुअलिटी होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, वो हमारे लिए समस्या होता है या संसाधन होता है? साथियों ये हमारे लिए एक संसाधन होता है, ताकि हम बच्चों को आपस में है ना इंटरेक्शन बढ़ा करके ज्यादा से ज्यादा आपस में अलग अलग नई नई भाषाओं को सीखने के मौके दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही बताने के बाद अब आप बता दीजिए मुझे कि जो स्थानीय ज्ञान होता है और बच्चों का अनुभव होता है, क्या हम उसे महत्व देंगे? बिल्कुल देंगे। लोकल कंटेंट और ऑप्शन नंबर फिर हमारा सही बनेगा डी। अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं। तो देखो जॉयफुल लर्निंग की बात कौन कहता है? अभी मैंने आपको कहा था क्लास की शुरुआत में जब टैगोर साहब के बारे में मैं बात कर रहा था, तो एनसीएफ 2005 ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो बताइए भाषा का सूत्र, एनसीएफ 2005 कौन से भाषा सूत्र की बात करता है? एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसको बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा गया है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है विच एरिया ऑफ एनसीएफ 2005 ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अब हमारा जो एनसीएफ है उसके अंदर हमें अलग अलग एरिया दिए गए हैं, और जो अलग अलग एरिया दिए गए हैं उनके अंदर से कौन सा एरिया नॉलेज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है? तो बेटा नॉलेज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा लर्निंग एंड नॉलेज। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बच्चा सीख रहा होगा और ज्ञान निर्माण करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? देखो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होती है मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश। तो मदर टंग तो बच्चे ने एक्वायर कर ली है, और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को वो क्या करता है? लर्न करता है जब हम टीच करते हैं। तो हम लोग इससे बच्चे को बाइलिंगुअल बनाते हैं, दो भाषाओं को जानने वाला बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, लेकिन अब आगे सुनिए कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हम क्यों देंगे। हमने
3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जब हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है तो आपकी मेरी हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक अंग्रेजी भाषा ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों को कल को आगे चल करके और भी अलग अलग नई नई भाषाओं को सिखाने का मौका देंगे। और जो इंग्लिश हम लोग इसको सिखा रहे हैं वो इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ताकि बच्चे को हम लोग नई नई और कई सारी भाषाओं को सीखने के लिए प्रेरित कर सकें कि आप बहुत सारी भाषाएं सीखें। प्रश्न नंबर 13 सही नहीं है बेटा, नोट आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए सभी साथी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। अंग्रेजी डैश है, अभी मैंने बताया था, ये तो एकदम सही बता दोगे आप, ग्लोबल लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 16, भाई संपूर्ण विकास के लिए मैंने आपको सबको कहा है जब शरीर ही नहीं होगा तो बाकी चीजें कहां से होंगी। सबसे पहले शरीर, ऑप्शन नंबर बी। सुना है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है, जहां पर बच्चों के अनुभवों को प्रधानता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, जब हम बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उनको महत्व देते हैं। और आपकी क्लास में बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, हर एक बैकग्राउंड के बच्चे को आप महत्व देने का काम करेंगे, ये नहीं कि कुछ ही बच्चों को। अब बताइए, पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ इज, मैंने आपको अभी बताया था, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। हाँ जी, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, जोड़ना है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, डी, पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना है। सिर्फ किताबों में ज्ञान नहीं है, रियल लाइफ के साथ जोड़ेंगे। बताइए, गणित पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य, कक्षा में अच्छी रैंक लाना कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं है। बच्चे को पढ़ाने का, रटवाना नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चे के अंदर डेवलप करना। क्वेश्चन नंबर 20, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत अभी पढ़ाए थे मैंने आपको फीयर्ड के नाम से, तो बताएं उनमें से कौन सा एक नहीं है। और आप सबके पास मेरा मोबाइल नंबर होगा ना, 9582024800, 9582024800। साथियों नहीं है वो बताना था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। इस क्लास के अभी नोट्स आपको मिलेंगे, उन्हें डाउनलोड करके जरूर पढ़ लेना, भूलना मत। अगली लाइव क्लास में मुलाकात करेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। शिक्षा जगत से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।